नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं क्लास 7th की, है ना। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और आज हम कवर करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि हमने हमारा जो एम है वो है 6 to 10th की सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करना, ताकि हम कवर कर लेंगे पॉसिबली बाय अक्टूबर या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, क्योंकि उसके बाद हमारे पास रिवीजन का पूरा समय मिले और हम फिर अपने मेन कोर्स को भी पढ़ सकें। ठीक है, तो इस क्रम में जो है आज तीसरा चैप्टर है क्लास 7th का, जो कि अभी हम ज्योग्राफी पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी पे फोकस करने के क्रम में आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें अगर हम देखेंगे कि जैसे पृथ्वी में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से प्रकार के बल लगते हैं, है ना। कौन कौन सी प्लेटें होती हैं, उसमें कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं, कुछ जो है विशेष रूप से स्थल रूप जिनका विकास होता है उनके बारे में जानेंगे। थोड़ा बहुत भूकंप के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे, उसके प्रभाव को देखेंगे। फिर जो है उससे रिलेटेड कंटेंट को भी ध्यान ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और मुख्य स्थलाकृतियों जैसे नदियों द्वारा स्थल आकृति जो बनाई जाती है, समुद्री तरंग से जो स्थलाकृति बनाई जाती है और हिमनद से जो स्थलाकृति बनाई जाती है, इनके बारे में देखेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो ये पूरा इस चैप्टर का क्रिस्प रहेगा। बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि पृथ्वी जो है वो लगातार गतिज अवस्था में है। पिछले चैप्टर में हमने आपको बात करी थी। तो पृथ्वी लगातार जैसे गतिज अवस्था में है, और पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसे हमने भूपर्पटी कहा था, ठीक है, उसी को हम बेसिकली अगर बात करें कि जैसे हमारे पास जलमंडल और स्थल मंडल दो तरीके के लाइक अगर हम किसी पृथ्वी को बांटें तो मुख्य रूप से जलमंडल और स्थल मंडल में आपको देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से जब जल स्थल मंडल में बांटते हैं तो जलमंडल में जो सागर वाले क्षेत्र होते हैं उनको लाया जाता है, स्थल मंडल में जो है वो जो स्थलीय क्षेत्र होते हैं उनको लाया जाता है। तो जलमंडल और स्थल मंडल बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये इन्हें छोटे छोटे प्लेटों के रूप में विभाजित कर दिया गया है जो है स्टडी के आधार पे, मतलब उस पर स्टडी करी गई और ये पाया गया कि ये बहुत छोटे छोटे प्लेटों में या एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा देखा गया कि एक जैसा बिहेवियर है, तो उसको हमने प्लेटों में डिवाइड कर दिया। कुल मिला के छोटी बड़ी प्लेटें करीब 12 से ऊपर की प्लेटें पाई जाती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये जानिए कि जब स्थल मंडल बेसिकली हमारे पास क्या है, स्थल मंडल को अनेक प्लेटों में विभाजित कर दिया गया जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमारी पृथ्वी लगातार जो है गतिज अवस्था में है, तो ये भी लगातार धीमी लाइक पृथ्वी जो है वो भी पृथ्वी के साथ साथ ये प्लेटें भी थोड़ा थोड़ा संचरित गति करती रहती हैं। अब ये हर साल जो है कुछ के लगभग की गति करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो मैग्मा लगातार गति करता रहता है, और चूंकि मैग्मा जो है वो वृत्तीय रूप में घूमता रहता है तो उसकी वजह से ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो हमारे पृथ्वी की सतह होती है जिसे आप भूपर्पटी बोल रहे थे, उस पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कौन कौन से परिवर्तन अगर ये कहा जाए कि कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली ये दो बलों के आधार पर विभाजित कर दिया गया है। एक जो है जो आंतरिक भाग में घटित होते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर जो घटित होंगे उनको अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, और वही पृथ्वी के बाहर या सतह पर जो दिखाई देते हैं या सतह पर जो उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनिक फोर्स या एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, अब अंतर्जनित बल जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर होंगे तो आमतौर पर अचानक होंगे ना, वो लगातार कभी हो सकता है तेज हो, कभी हो सकता है स्लो हो, नहीं धीमे हो। ठीक है, और पृथ्वी के जो बाहर जो होते हैं या बाह्य जनित जो बल हो गए वो आमतौर पे देखने में प्रदर्शित होते हैं, पता रहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नदियों का बहता हुआ जल, पवन और ये सब इन अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप दिखते हैं। ठीक है, तो अंतर्जनित बल बेसिकली आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं और ये धीमे भी हो सकते हैं, तेज भी हो सकते हैं। जैसे इसका दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है,
खास बात यह है कि जब ऐसी गतियां होती हैं तो चूंकि लोगों को पहले से आशंका नहीं रहती या पहले से पता नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति होने से बड़ी पृथ्वी की सतह पर जो भू परपटी पे देखा जाए तो बड़ी हानि देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर गतियों की बात करें कि पृथ्वी की गतियां कितनी हैं, तो हमारे पास दो कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं, एक अंतर्जनित, दूसरा बाह्यजनित। और अंतर्जनित बल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आकस्मिक जो अचानक होता है और एक होता है पटल विरूपण। ठीक है, फिर बहिर्जनित में देखें तो हमारे पास अपर्दन और निक्षेपण मिलता है। ठीक है, आकस्मिक बल में मैंने आपको बताया भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगी, हो सकता है भूस्खलन की स्थिति भी बनती है। पटल विरूपण मतलब फोल्डिंग, जैसे पर्वत के निर्माण होते हैं, इसमें फोल्ड होता रहता है लगातार। ठीक है, ये बहुत स्लो होता है, धीरे 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 होता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा हिमालय, है ना, हिमालय की ऊंचाई लगातार जो है वो बढ़ रही है, तो वो पटल विरूपण का ही, ये पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो पटल विरूपण ही है। नदी का बहता जल हो गया, पवन हो गया, समुद्री तरंगें होंगी, हिमनद हो गई, ये सब क्या है, ये आपके बहिर्जनित बल हैं जो बाहरी तौर पे आपको बाहर से उत्पन्न होते दिखते हैं या बाहरी तौर पे उत्पन्न होते दिखते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जैसा हमने बताया था कि जैसे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे जहाँ से जब ज़्यादा ताप और दाब रहेगा तो वो बाहर की ओर निकलेगा, है ना, बाहर की ओर निकलेगा। तो ये दो तरीके, लेकिन एक तो सीधा सीधा है, जहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये गैस और राख निकलेगी। ठीक है, इस मुहाने को या इस मुख को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, इसी ये निकास मार्ग है इसका, जो रेड कलर का दिख रहा है। दूसरा, आपको लावा अगल बगल फैला हुआ देखने को मिलता है, इधर भी और इधर भी। ठीक, और फिर ये जो है ये आपकी भूपर्पटी है, जिसके अंदर आपको मेटल है। भूपर्पटी की चौड़ाई कितनी है स्थल रूप में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और ये है मैग्मा जो रेड कलर का दिख रहा है, ये बेसिकली मैग्मा का कोस्ट है। तो ज्वालामुखी अगर हम देखें तो ज्वालामुखी बेसिकली भूपर्पटी पे जैसा दिखता है कि एक छेद जैसा दिखता है, जिसके मुंह को क्रेटर कहते हैं, और यहाँ से अचानक पिघले हुए पदार्थ, तमाम बहुत सारे पदार्थ निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आमतौर पे लावा निकलता है जिनके थ्रू। ठीक है, अचानक होता है। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है यहाँ पे। जैसे एंडो का मतलब है बेसिकली, जेनिक शब्द का मतलब है कि उत्पत्ति, तो एंडो का मतलब है अंतः, और एक्सो का मतलब है बाहर ना, एक्सटीरियर। तो एंडो से एंडोजेनिक हो गया, मतलब अंतर्जातीय बल, और एक्सोजेनिक मतलब बाहरी बल। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि स्थल मंडल प्लेटों में गति करने के कारण पृथ्वी में कई बार कंपन जैसी स्थिति महसूस होती है, और ऐसी स्थिति तब होती है जब पृथ्वी ये भी पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये कंपन जो है वो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। तो इस अवस्था को या उसको कहते हैं हम भूकंप, है ना। जब पृथ्वी जो है कांपने लगती है, वो आमतौर पे कंपन जैसा प्रतीत होता है, तो वहाँ पे हम इसे भूकंप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो भूपर्पटी के नीचे जो स्थान जहाँ पे कंपन होता है उसे उसको उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे एक होता है जो इसमें इसका उद्गम क्षेत्र होगा जहाँ से ये बनेगा। ठीक है, और एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे जहाँ पे ये सबसे पहले ऊपर पृथ्वी की सतह पर जहाँ सबसे पहले इसे फील किया जाएगा। तो जहाँ पे सबसे पहले जो है इसका कंपन देखने को मिलता है ना, जिसका कंपन जो देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। और बाहर जहाँ पे इसे सबसे पहले फील किया जाता है उसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र से जितने निकट जगह होगी उतनी ज़्यादा हानि होगी, क्योंकि वहाँ पे तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी हानि उतनी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे भूकंप तीव्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या है उसकी हानि की दर धीरे 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 घटती लगातार चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, एक्सपेरिमेंट दिया गया है बेसिकली। एक बर्तन ले, जल से भरकर ढक्कन भरे, और ये पूरा दिया गया है। आप एक बार कर सकते हैं इसे चाहें तो समझने के लिए, वैसे ये बच्चों के लिए बताया गया। आमतौर पर 3 तरंगें भूकंपीय 3 तरंगों को 3 तरंगों के रूप में जाना गया है। अभी हम इसके बारे में यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिया गया है, बाकी डिटेल में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे उसमें पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव को अनुदैर्घ्य की तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे एस हो गई, और पृष्ठीय तरंगे एल। ठीक है, इसको लव वेव भी कहते हैं, एल। ठीक है, एस को सेकेंडरी, पी से प्राइमरी।
प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। आमतौर पे अभी तक देखा जाए तो हमारे पास कोई ऐसा कुछ लाइक पहले से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा। लेकिन चूँकि कुछ ऐसा कहा जाता है कि जानवरों को इसका इसके लाइक मानव से पहले इसका पता चलता है। जैसे कच्छ में जो स्थिति बनी थी उससे पहले ऐसा कहा गया कि वहाँ की जो लाइक एक कुत्ते ने अपने मालकिन को पहले से ही बाहर खींच लिया था। तो ऐसा ऐसा सुनने में मिला है मुझे, मतलब ऐसा सुना है मैंने। तो ऐसी स्थिति इस लेवल पे है क्योंकि इसकी भविष्यवाणी अभी तक जो है वो संभव नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे मान लीजिए कि हमारे पास किसी तरीके से मुझे इस बारे में पहले से आइडिया हो जाता है, इस बारे में पहले से तैयारी हम कर सकते हैं, तो हम इसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो जैसे इसमें जो हानि होती है, विनाश होते हैं, उसको हम निश्चित रूप से थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा बताया गया कि स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से इसका अनुमान लगा लेते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार हो गया, मछलियों में तालाब में मछलियाँ तेज़ी से मूवमेंट करने लगती हैं, सांप लोग जो सांप होते हैं वो सब धरातल पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब है। ठीक है, अब भूकंप जिससे मापा जाता है उसे भूकंप लेखी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी तीव्रता जो है वो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। ठीक है, ठीक, रिक्टर स्केल और मरकरी स्केल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधे रिक्टर स्केल की बात बताई गई है जो कि तीव्रता के मापन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, मरकरी स्केल क्या होता है हम आगे के चैप्टर्स में देखते चलेंगे। ठीक है, और ये भी बात है कि जितनी अधिक तीव्रता लाइक 0 से लेके जाती है, और जितनी अधिक तीव्रता होगी, जितने अधिक नंबर्स होंगे, उतनी ज़्यादा शक्तिशाली से समझा जाता है। ठीक है, ये 0 से 10 तक की लाइक स्केल पे होता है, और जितनी ज़्यादा 10 के जितने पास होगा उतना खतरनाक भूकंप दर्ज किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में बताया गया है कि जैसे मैंने बताया कि पिछले चैप्टर्स में हम बात कर चुके हैं कि अपक्षय होता है, अपरदन होता है। तो आमतौर पे इन्हीं दो वजहों से हमारी पृथ्वी पे जो संरचनाएं हैं वो टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। शैल या जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति बार बार देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि वायु किसी चीज़ को उड़ा के ले गई किसी दूसरी जगह, या जल किसी अपरदित पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले गए। ठीक है, तो अपरदन और निक्षेपण बेसिकली दो प्रमुख कारण हैं किसी भी किसी भी दृश्यभूमि को विघटित होने के, है ना। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो प्रक्रमों द्वारा दृश्यभूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है, जैसे कि जल, पवन और हिम आदि विभिन्न घटनाओं से होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। ठीक है, अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। तो अपरदन तथा निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ये बात देखने को मिली यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले नदी की, कि नदी का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो नदी अगर आप देखेंगे तो नदी का जल जो होगा, ठीक है, वो दृश्यभूमि पर आमतौर पे देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे मूव करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो आसपास के क्षेत्रों को ये काटता हुआ चलता है, यहाँ से अपरदन करता हुआ चलता है। जब ये किसी खड़े ढाल से गिरेगा, है ना, या ऊंची जगह से गिरेगा, तो इससे जलप्रपात बनाता है, या जिसे वाटरफॉल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो होता है क्या कि जैसे ऊपर वाले धीरे धीरे करके ये जो है अगल बगल के क्षेत्र को काटता चलता है। ठीक है, अब यही जब आपको मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हुई मिलेंगी नदियाँ, जो पहाड़ों से उतर के, जैसे यहाँ पे दिया गया ये कठोर शैल है। ठीक है, और जल द्वारा शक्ति के काटे गए मृदुचल। तो ये जैसे जैसे कटते चले गए हैं, वैसे वैसे एक जगह से दूसरी जगह ये डायरेक्टली जो है नीचे गिर रहा है। तो इससे आप क्या बोल रहे हैं कि ये जलप्रपात की स्थिति है। ठीक है, अब जब नदी जो है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो बेसिकली क्या होता है, ये उसी मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है ना। जब मैदानी क्षेत्र पे आएगी तो वो बेसिकली ऐसे मूव करके एक मोड़दार क्षेत्र में लगातार बहने लगेगी, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो इसी पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, जिस क्षेत्र में वो बहती है, ठीक है, उस पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे बाढ़ का मैदान। ठीक है, और नदी के जो ये मूवमेंट होते हैं, लाइक ये जो मूव करेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे,
विसर्प, मतलब जो मोड़ होंगे उसी को हम विसर्प की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब विसर्प क्या करेगा कि अगल बगल की चीज़ों को लगातार निक्षेपित करेगा, लाइक पहले अपरदित करेगा, फिर एक जगह लेके जाके जो है वो एक जगह लेके जाके निक्षेपित करता रहेगा। और इस तरीके से नदी के जो है विसर्प जो है वो लूप से कट जाते हैं ना, लूप मेन लूप से कट जाएंगे और एक अलग झील बनाएंगे। बेसिकली ये क्या हुआ कि ये कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन चूंकि ये बहाव यहाँ थोड़ा कम हुआ तो यहाँ से मूव करने लगा और ये जो जगह छूट गई तो ये एक झील का आकार ले लेती है। इसी को चाप झील कहते हैं। देखिए जो है ये चाप टाइप का बना हुआ है ना, तो इसे चाप झील कहेंगे। ठीक है, इसे चंद्र झील भी कई जगह लिखा मिलता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ चाप झील लिखा है तो आप याद रखेंगे। ये बेसिकली इसका रास्ता ये था, है ना, ये ऐसे मूव कर रहा था। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि ये इंटेंसिटी इसकी लो होने के कारण, या यूँ कहें बहाव इसका हल्का हो गया होगा, या ये जो है थोड़ा सा निक्षेपण यहाँ निक्षेपित हो गया और बाकी ये यहीं से मुड़ गया। तो ये रास्ता मेन ये हो गया, लेकिन ये इतनी जगह छूट गई, यहाँ भी एक झील का निर्माण हो गया और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, चाप झील। ठीक है, अब कई बार नदी जो है वो तटों से बाहर आ जाती है, जैसे ये जो तटबंध हैं आपके, है ना, ये क्या होंगे, इससे बाहर निकलने लगती है। तो इस स्थिति को बाढ़ की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, बाढ़ की स्थिति में क्या होगा कि जो अवसाद लेके आएगी ऊपर से, ठीक है, ये मिट्टी और पदार्थों का, उसी से जो है एक मैदान का निर्माण होगा और इसी पूरे मैदान को बाढ़ का मैदान कहा जाता है या बाढ़कृत मैदान कहा जाता है। कि नदी जो है अपने बहाव के क्षेत्र से जब बाहर निकल के बहने लगती है तो वहाँ पे जो अपरदित पदार्थ होते हैं वो छोड़ देती है। ऐसे क्षेत्र जो है बहुत उपजाऊ होते हैं, है ना, इसे उपजाऊ बाढ़कृत मैदान कहते हैं। ठीक है, और नदी के जो उत्थित मतलब कोने कोने जो बने रहते हैं दोनों साइड में, इनको हम बोलते हैं तटबंध। ठीक है, अब यही जब नदी जो है धीरे धीरे समुद्र के आसपास पहुंचेगी तो इनकी स्पीड पहली बात तो स्लो होती जाएगी और दूसरी बात यह है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है। इतनी धीमी हो जाती है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और इन्हीं को जो पार्ट डिवाइड होते हैं इनको वितरिका कहा जाता है। इससे ये मुख्य नदी यहाँ बताई गई, ये सारे छोटे छोटे पंक्च लाइक पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ये जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो इसी को वितरिका कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वितरिका जो है अपने मुहाने पर अवसाद का संग्रह कर देती है। इतनी स्लो होती है कि अवसाद जैसे ये बन गया तो इसको हम डेल्टा लाइक इसके संग्रह से जो है वो डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे एक वाटरफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि विश्व में सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा और अफ्रीका और जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार फैक्चुअल खासकर यूपीपीसीएस में इन सब में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अब जिस दूसरे बल की बात हो रही है वो बेसिकली समुद्री तरंग की बात हो रही है। उसके क्या क्या कार्य होते हैं आइए देखते हैं। ये भी अपर्दन एवं निक्षेपण से बनाएंगे, लेकिन ये तट पे बनाएंगे क्योंकि समुद्र के आसपास जो तट के क्षेत्र होते हैं उनको बनाते हैं। तो ये लगातार जिस सैल से टकराती रहेगी या जिस किनारे पर टकराती रहेगी वहाँ क्या होती है, दरार धीरे धीरे विकसित होती जाती है और समय के साथ साथ जैसे जैसे दरार विकसित होती जाएगी लगातार ठोकर पड़ेगी और वो क्या होगा, चौड़ी होती जाती है। तो चौड़ी होने के बाद जो है वो एक गुफा जैसा बन जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे है तो ऐसे करके बन जाएगा, तो उसी को समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इसकी तटरेखा थी और बार बार जो है लहरें आई और यहाँ से कड़ी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब एक समय बाद कुछ ऐसा दिखेगा कि ये आपको ऐसे करके ऐसे दिखेगा। तो ये जो एरिया है इसी को समुद्री गुफा बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है कि इनमें केवल छत ही बचती है और इसी को हम तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, अब तटीय मेहराब भी कई बार ऐसा होता है कि दो पार्ट में से ही तटीय मेहराब आपको देखने को मिल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये लगातार पड़ रहा है तो ये बीच से टूट जाएगा जैसे यहाँ पे, और ये कि अकेला जो है केवल दीवार बचती है। उसी दीवार को जो है हम स्टैक बोलते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले जो है समुद्र लगातार एक कंटिन्यूसली फ्लो से, ठीक है, तटीय गुफा बनी, समुद्री गुफा बनी और गुफा का जो लगातार समय के साथ विकृत होती गई, चौड़ी होती गई, तो ये तटीय मेहराब का रूप ले रही है। उसके बाद ये जो है स्टैक का रूप ले रही है जब ये अकेले केवल बच रही है, मतलब दीवार की माफिक तब। ठीक है, और समुद्री जल लगभग ऊर्ध्वाधर ऊपर उठे हुए ऊंचे सैलों को समुद्र भृगु कहते हैं। ठीक है,
अब ये समुद्री तल के लगभग ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैल जो होते हैं वो समुद्री भृगु कहलाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये बेसिकली जो किनारों पे जो अवसाद होंगे उनको समुद्री पुलिन कहा जाएगा। जितने भी किनारों पे जो अवसाद जमा होंगे, ठीक है, या जितने भी अवसाद लेके आएगी तो वो सब क्या होंगे, वो सब पुलिन कहे जाएंगे। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल में भी है, आप 9th और 10th में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में दिया गया है। 11-12 के ज्योग्राफी में और बेहतरीन तरीके से समझाया गया। अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ इतना सा ही जान लेना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं तीसरी स्थलाकृति के ऊपर, जिस पर इसका नाम है हिमनद। ठीक है, हिमनद मैंने आपको बताया था कि देखिए बर्फ़ की जो बेसिकली इन हिमनद को हिमानी बोला जाता है, या तो इन्हें हम आप कह सकते हैं कि ये बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, है ना, जो वर्ष लाइक जब ठंडी होती है तो जमी रहती हैं, फिर जैसे जैसे गर्मी होगी और ये पिघलती जाएंगी और ये क्या करती हैं, नीचे की ओर बहना शुरू करती हैं। तो जब बहना शुरू करती हैं तो ये बेसिकली गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। ठीक, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलती है तो जल उन्हीं गर्तों में भर जाता है और वो सुंदर झील, एक बहुत सुंदर झील देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हिमनद जितने भी रेत, बालू, मिट्टी, तलछट जो भी लेके आएगा, ये तमाम निक्षेप जो है मिलके हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा कि पहले तो जैसे ये बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ठीक है, तो नीचे जो है जितने भी कठोर चट्टान होंगे या मिट्टी होंगी उसको अपर्दित करके क्या करेंगे, एक जैसे एक गोले जैसी क्षेत्र का निर्माण करेंगे। और जब ये गर्त का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, या हिमनद गर्त जिसे आप बोल सकते हैं, तो उसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ जमा होता है उनमें गर्तों जब पिघलेंगे तो उन्हीं गर्त में भर जाएंगे, बहने के बजाय वहीं पे भर गए। अब भर गए तो वो झील जैसा देखने में प्रतीत होता है। ठीक है, इसी को आप समुद्री झील बोल देते हैं। ठीक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, समुद्री झील कह रहा हूँ। इसी को जो है आप झील कहते हैं या हिम झील बोल सकते हैं, है ना। और इसके अलावा फिर आगे जब चलेंगे तो फिर वही हिमनद जो पदार्थ लेके नीचे उतरते हैं, जिसमें छोटे बड़े पत्थर होते हैं, रेत होती है, तलछट मिट्टी होती है, यही सब निक्षेप जो है वो हिमनद जलोढ़ का निर्माण करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है पवन से बने हुए। तो पवन से बने हुए देखिए रेगिस्तान, ये ऐसी जगहों पे आमतौर पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ बहुत सारे धूल और मिट्टी या बालू ऐसी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। आमतौर पर रेगिस्तान वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। तो वहाँ क्या होगा कि पवन जो है मतलब हवा जिसे आप कह सकते हैं आम भाषा में, तो वो अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारण देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल होते हैं। ठीक है, छाते जैसे दिखते हैं कुल मिला के कुछ ऐसे करके, है ना। तो इसी को आप छत्रक शैल कहते हैं, मतलब ऐसे नीचे से पतला रहेगा और ऊपर ऐसे लगेगा ऐसे, तो छत्रक शैल टाइप का बना हुआ रहता है ना। पवन क्या करती है, मतलब ये ऊपरी भाग को निचले भाग की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जैसा कि मैंने बताया ना कि ऊपर यहाँ पे तेज रहेगी हवा, तो यहाँ ज़्यादा काटेगी, यहाँ पे थोड़ी स्लो हो जाती है ऊपर चलते हुए, तो ये ऊपर जो है वो ज़्यादा पदार्थ रह जाता है, छाते जैसा देखने में लगता है, तो इसी को छत्रक शैल बोलते हैं। ठीक है, आधार जो है वो संकीर्ण होता है, शीर्ष जो है विस्तृत होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बना के बता दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे पवन चलेगी एक रेत क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और कई बार ऐसी जब पवन का बहाव जो है एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा तो ये छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए, और इन्हीं को टिब्बा बोलते हैं या बालू टिब्बा बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी बालू टिब्बा बन जाएगा, ठीक है, तो कई बार ऐसी भी स्थिति आएगी कि बालू के कण जो है वो चूँकि महीन और हल्के होते हैं तो वायु एक जगह से दूसरी जगह उठा के आसानी से ले जा सकती है और इसके आधार पे विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और इसी क्षेत्र को लोएस कहते हैं। ठीक है, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ये ध्यान रखेंगे, चीन में विशाल लोएस पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपने देख लिया कि पवन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, हिमनद से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, समुद्री तरंगों से क्या बनता है। ठीक है, नदी के क्या क्या कार्य होते हैं, ये कुछ मुख्य स्थलाकृतियाँ थी। आपने देखा भूकंप के बारे में और आपने देखा ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, ज्वालामुखी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है या कैसे कैसे बंद होता है। ठीक है, फिर आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि पृथ्वी की गतियों के बारे में कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ हैं।
ये पूरा पूरा चैप्टर रहा इस लाइक चैप्टर नंबर 3। आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 को, लेकिन वो 1-2 दिन में आपका अपलोड हो जाएगा। तब तक आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एमसीक्यू में बन जाते हैं, यूपीएससी में भी और पीसीएस में तो लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर तौर पे। तो आप इसे एक बार देख लें, और देखने के बाद इसे इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है उनको आप नोट कर सकते हैं। बाकी आप एक क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए यहीं तक। हैव अ गुड टाइम अहेड। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि हम थोड़ा और एक्सपेंड कर पाएँ और हमारा जो है रीच थोड़ा बढ़े। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक। धन्यवाद आप सभी को।